तो पिछले क्लासेस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि यदि आपकी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखी गई हो तो किस तरह से इमेज बनती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। देखिए, उन सारी चीजों में रिकॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें आप जानते हो, बस हमने उसको बस एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा फास्टली निकाला है। बट हाँ, कुछ देर बाद अच्छी चीजें आ जाएंगी और जैसे ही अच्छी चीजें आ जाएंगी तो हम उस पर अच्छा टाइम दे करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जब भी प्रॉब्लम बनाए तो प्रॉब्लम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो या दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था उस पिछले वाली वीडियो में, सबसे लास्ट पॉइंट हमने यह देखा था कि यदि हमारे पास यह है कॉनकेव मिरर, यह हमारे पास है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और यह देखिए यह आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर जब आपने आवर्धन निकाला था मैग्निफिकेशन का वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के इक्वल मिला था। बट यहाँ पे आपने क्या देखा था कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा था। इसका क्या मतलब हो रहा है, जैसे देखिए कभी क्वेश्चंस में आपको मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब मस्ट भी अवतल दर्पण, ठीक है। बट मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तब दोनों का चांसेस बनता है, तब तो आपको कंडीशन देखनी होगी और बतानी होगी। चलिए, अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है उसको कवर कर लेते हैं। और एक चीज और देखना है, देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सिंपली कहें गोलीय दर्पण, और जो आपको समतल दर्पण बताया गया है, जैसे ही हम प्रवर्तन पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे तो हम सोचते हैं कि एक ही बार एक तरफ समतल दर्पण एक तरफ उत्तल दर्पण के उपयोग लिख लेंगे, कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है, ऐसे आप जानते होंगे। और देखिए नोट्स बनाते वक्त जैसे देखो सारी चीजें हम तो बता ही रहे, बट फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलती है तो आप उसे अपने नोट्स में रखें। आपका नोट्स आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, आप जानते भी होंगे, बस उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर यह कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो देखा क्या गया है कि यह पोल है, यह मानते हैं फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे देखिए यह पोल है, यह फोकस है और यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो अगर पैरेलल रे है 1 2 1 2, ये दोनों पैरेलल रे है, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद देखिए इस तरह से गुजर रही है और इस तरह से गुजर रही है। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पे देखिएगा ये जो पैरेलल रे हैं कुछ इस तरह से हैं दोनों, ओके। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों रे को देखिएगा, यहाँ पर जो लाइट रे है पैरेलल रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब आपतित किरण प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रही है, सबमिट कर रही है। बट यहाँ पे देख रहे हो कि आपतित किरण प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप जानते हो कि एक पॉइंट पर जब लाइट रेज आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। अपसारी, और इसको बोलते हैं जब एक बिंदु से लाइट रेज बाहर की तरफ निकलती है तो उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि अभिसारी। देखिए इसीलिए क्या होता है कि जब 10th क्लासेस में, तो क्वेश्चन 10th क्लासेस का फेवरेट था, किसी न किसी साल आ ही जाता था कि अवतल दर्पण को अभिसारी या अपसारी जो भी है क्यों कहा जाता है, किरण आरेख के द्वारा समझाए तो हम लोग यही वाला डायग्राम बनाते थे। तो अभी आपको डायग्राम की जैसे अब तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस ये जान लेना है कि जिनका रिवीजन में नहीं था ध्यान में तो जान ले कि जितने भी जो अवतल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है उसको अभिसारी। क्यों? क्योंकि यह लाइट रेज को क्या करती है, एक बिंदु से बाहर की तरफ, और यह क्या करती है, एक बिंदु पर फोकस करती है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तो हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। ये तो सब कोई जानता भी होगा, इसके जस्ट अगले वाले टॉपिक से आपके लिए नई टॉपिक चली आएगी,
मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, और सब लोग इसका रिजल्ट भी जानता था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहां कौन क्या है, तो देखिए जहां पर v आपकी क्या है, u आपकी क्या है और f क्या है। e था क्या, v था इमेज डिस्टेंस, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यह क्या है, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। और सारी की सारी कहां से मेजर करना है, फ्रॉम पोल, ध्रुव से मेजर करना है। ओके, यानी कि यह होता है प्रतिबिंब की दूरी, यह होता है वस्तु की दूरी, और यह है फोकस दूरी। अब इसी को हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए आप कोई एक ही दर्पण में हम आपको कर लेंगे, और नेक्स्ट आपको खुद से घर पे कर लेना चाहिए। हम उसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, और बस आपको उसका क्या करना है, ज्योमेट्रिकल व्यू देखना है, और आंसर आपका चला आएगा। अब जैसे देखिए, जैसे हम दोनों का पहले फिगर ड्रॉ कर लें। ये देखिए चलिए अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि यह m और n, और यहाँ पर m और n, तो यहाँ देखिए m और n हमारी क्या है, यहाँ पे अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर m और n क्या है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। और देखिए यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से पैरेलल रे भेजते हैं, ओके, और आपको पता है कि पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। सही है। अब देखिए एक लाइट रेज हम यहां से भेज देते हैं, और आपको पता है कि जब मिरर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लोगे, बढ़ा लोगे, तो आपको जब सी से कोई लाइट गुजरती है तो वह कहां से गुजरती है, पुनः सी पर ही रिटर्न होकर के चली जाती है। यह है आपकी फोकस, यह है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है पोल ध्रुव, फोकस, और यह क्या है, वक्रता केंद्र। अब देखिए यहाँ पर अगर A है और B एक ऑब्जेक्ट है, तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, और यही हो जाएगी प्रवर्तित किरण, मतलब यह आएगी और यह चूंकि इस पर लंबवत होगी, और लंबवत होगी तो उसी दिशा में लौट के चली आएगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कट जाती हैं। ये आपकी बन गई नीचे A डैश और ऊपर क्या, B डैश। अब बारी बारी से देखो, जब भी क्वेश्चंस आ गए 5 मार्क्स में, तब क्या करना चाहिए, कहानी पहले तो लिखना होगा आपको, और लिखने का तरीका देखिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। आपको जैसे हम बोल रहे हैं, आपको उसको वीडियो को पॉज करते हुए लिख लीजिए। जैसे माना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण Mn है, जहां पर P दर्पण का ध्रुव, F दर्पण का फोकस, और C दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है, जहां से आपतित किरण निकलने के बाद दर्पण से परावर्तन के, आपतित किरण निकलते हुए जब दर्पण से परावर्तित होती है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टी है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है A डैश और B डैश। ओके क्या, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना है, अब आपको जितनी चीजें पढ़नी है वैसी दर्पण के बारे में पढ़नी है जिसकी द्वारक कम हो, यानी ये जो है ना एपर्चर रेडियस कम हो, चाहे अपर्चर कम हो या लंबाई कम हो, या सिंपली कह सकते हैं कि आपको पैरेक्सियल रे के बारे में पढ़नी है। अब एक काम करते हैं कि इस पॉइंट से एक लंबवत ड्रॉ कर देते हैं, ओके क्या, और एक पॉइंट P है तो इसका नाम दे देते हैं P डैश। सही है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज P डैश। ओके, अब इसी तरह से यहां भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
इतनी सारी चीजें बोली गई हैं, इसी के रेफरेंस पे उधर आप खुद से कर लेंगे घर पे। बस हम यहाँ आपको डायग्राम बता देते हैं। आपकी ए और बी ऑब्जेक्ट है, और देखिए यहाँ से लाइट रे चलेगी पैरेलली, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के गुजरती हुई महसूस होगी आपको। और एक जब जैसे ही आप और छोटा कर लीजिए, देखिए तो यहाँ से आपको फोकस से होकर के गुजरती हुई महसूस होगी। और एक आप क्या कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेस करो। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ए आपकी क्या थी, ए डैश, और ये हो जाएगी बी डैश, और यहाँ पर है बी और यहाँ है ए। तो यह आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु, और यह उसका प्रतिबिंब है। फिर से वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबवत हम ड्रॉ कर लेंगे। अगर यह बिंदु M है तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एक लंबवत ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक लंबवत ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही हम एक लंबवत ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए M से ड्रॉ कर देते हैं प्रधान अक्ष पर, तो इसका नाम फिर से हम P' दे देते हैं। ओके, अच्छा वहां भी वही काम करेंगे कि माना कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है Mn, जिसका फोकस F, ध्रुव P, सेंटर कर्वेचर C है। हम लिखेंगे कि एक वस्तु AB जिसे हम दर्पण तथा अनंत के बीच में रखते हैं, उसका आभासी प्रतिबिंब A' और B' बनता है। अब हमने क्या किया, MP' एक लंबवत ड्रॉ करते हैं, किस पर, प्रधान अक्ष पर। ओके, अब देखिए MP' is perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस, यानी MP' क्या है, MP' प्रधान अक्ष पर लंबवत है। और देखिए यदि इस दर्पण की द्वारक बहुत कम है, लिखेंगे कि यदि दर्पण की द्वारक या कर सकते हो अपर्चर बहुत ही छोटी है, is small, then P is very close to P', यानी ऐसा हम कर सकते हैं कि जब इसकी अपर्चर बहुत छोटी होगी तो यह पॉइंट P और P' एक दूसरे के काफी नजदीक होगी, यह पॉइंट P और P' एक दूसरे के काफी नजदीक होगी। ओके, यानी इतनी सारी कहानियां आप कहोगे तो फिगर बनाने के बाद इतना लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, लास्टली इसका प्रूफ देखना है। चलिए, तो ओ भी डायग्राम है, ए भी डायग्राम है, हम इसमें प्रूफ कर देते हैं। घर में आपको इसे खुद से कर लेना चाहिए। देखिए जरा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी एंड लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड देखिए B' A' और C, यानी एक बड़ी वाली ट्रायंगल, एक छोटी वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को अगर यदि हम बाहर बना लें आपके लिए, तो यहाँ आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलेगी। ओके, क्या यह थी A, यह थी B, यह थी C, यह थी B' और यह थी A'। आप देख सकते हो ये दोनों एंगल सेम है, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री। इसका मतलब जितना एंगल यह होगा वही एंगल भी यह होगा। यानी हमको क्या पता चलता है इसको देखने के बाद कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A', B' एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। और हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में सेम होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिएगा तो AB बटा A' B', देखिए AB बटा A' B', ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए BC बटा B', ओके, BC बटा B'। अब चलते हैं बारी बारी से सभी को देखते हैं। यह तो देखिए AB क्या है, तो AB है आपकी वस्तु की ऊंचाई, A' B' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, BC, तो देखिए जरा ये फिगर आपका हो गया होगा नोट, तो क्या क्या है, तो देखिए तो जरा आपको पता है कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो इसके बीच की दूरी को भी बोलते हैं। अच्छा, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो यह ध्रुव है, और वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं यू, यानी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए,
अब जरा सा यहाँ देखिए, यदि हमें बी से सी के बीच की दूरी चाहिए, बी से सी के बीच की दूरी, तो क्या मैं ऐसा कहूं क्या? देखो तो यह है बी और यह है पी, तो बी से पी के बीच की दूरी कितना है? यू। और बी से सी से पी के बीच की दूरी ऐसा सोचिए आप, बी सी, तो बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बीपी माइनस पीसी। देखिए बीपी टोटल दूरी माइनस पीसी, सही है क्या? और बीपी आपकी क्या है? बीपी आपकी यू है, सही है। बीपी आपकी क्या है? यू। और देखिए पीसी यह वक्रता केंद्र है क्या? और यह फोकस सॉरी ध्रुव है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ओके, और आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या f इक्वल्स टू कितना होता है? r/2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल्स टू 2f? तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है? u माइनस 2f। यह किसका वैल्यू मिल गया है? bc का, सही है। यानी bc का वैल्यू हमको मिल चुका है u माइनस 2f। अब हम जरा सा इधर की तरफ चलते हैं। अब b डैश c डैश जरा सा निकालते हैं। तो देखिएगा b डैश एंड सी, तो बी डैश सी का वैल्यू देखिए, बी डैश सी, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पीसी माइनस पीबी डैश। देखिए टोटल पीसी माइनस पीबी डैश, और पीसी का वैल्यू क्या है? तो पीसी यानी कि सेंटर से पी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, और आर के जगह हम 2f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख डालिए 2f माइनस देखिए पीबी डैश। तो देखिए तो P से B के बीच की दूरी यानी कि पोल से वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल चुका है? B डैश C का वैल्यू मिल चुका है। ओके, तो देखिए तो BC का वैल्यू यहां रख दीजिए u माइनस 2f, और B डैश C का वैल्यू लिख लीजिए 2f माइनस v। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब चलिए नेक्स्ट इधर की तरफ ईस्ट वाले ट्रायंगल में। तो देखिए तो यहां पर भी फिर से चलेंगे इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज एम पी डैश, त्रिभुज एम पी डैश और एफ, त्रिभुज एम पी डैश और एफ, एंड कौन से त्रिभुज में? एफ, या कह सकते हो ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ। और फिर से देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रही है क्या? एम पी डैश बी डैश ए डैश और एफ। और फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा? ये दोनों एंगल सेम, यह एंगल 90 और यह एंगल 90। इसका मतलब यह जो रेस्ट एंगल है दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर, जब सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो सेम होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बी डैश ए डैश बटा एम पी डैश, या ऐसा करूं ना, एम पी डैश बटा बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू, देखिए यह दूरी तो यह दूरी, उसी तरह से यह दूरी तो यह दूरी, तो हम लिख सकते हैं एफ पी डैश बाई बी डैश एफ। एक सेकंड रुकिए, हम देख लेते हैं दिख रही है कि नहीं आपको इमेज। चलिए ओके 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 ठीक है। तो ओके, यहां तक आपका हो चुका है। अब हम फिर से क्या करते हैं, ए वाली रिजल्ट ऊपर वाली आप ध्यान रखिएगा। अब ये फिगर हो जाने के बाद हम फिर से वही काम करते हैं कि देखिए एम पी डैश बटा बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू, देखिए एफ पी डैश। और आपको पता है कि पी और पी डैश एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या हम इसको एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब नीचे आते हैं बी डैश एफ, तो बी डैश एफ का मतलब क्या है? तो देखिए तो बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं बी डैश एफ, तो बी डैश पी माइनस पी एफ, तो ऐसे लिख लीजिए बी डैश पी माइनस पी एफ। और जरा सा फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें यह मिलने वाली है रिजल्ट एफ का एफ, देखिए बी डैश पी यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी माइनस ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जरा सा देखो
1 और 2 मालूम है। यहाँ पे देखिए जरा, अगर 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाता है, तो यदि आप 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हो तो देखिए यहाँ भी a डैश b डैश, यहाँ भी a डैश b डैश, ए तो कैंसिल हो जाएगा। और जरा से देखिए, जितनी ऊंचाई AB है उतनी ही ऊंचाई MP डैश हो जाएगी। इसका मतलब देखो, ये दोनों लाइन जब समानांतर है तो जो ऊंचाइयां होगी वही ऊंचाइयां होगी। इसका मतलब यह और यह एक दूसरे के इक्वल है, तो यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। तो जैसे ही इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है, जब दोनों को डिवाइड करिएगा तो देखिए LHS दोनों का इक्वल है और RHS भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ऐसा कह सकते हैं क्या, u माइनस 2f बाई 2f माइनस v इक्वल्स टू, इधर आइए, f बटा v माइनस f। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आना चाहिए। तो देखिए vu माइनस 2fv, vu माइनस 2fv माइनस vf और प्लस 2f स्क्वायर। अब चलते हैं, ये तो इधर का साइड हो गया, इधर चलिए, तो फिर से हुआ 2f स्क्वायर माइनस vf। अब देखिए यहाँ भी 2f स्क्वायर, यहाँ भी 2f स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक साइड वाले को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो vu को इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर कीजिए। तो देखिए इधर हो जाएगा 2fv प्लस vf और माइनस vf, सही है। और लास्टली यह क्या बचने वाली है, देखिए 2vf में से vf गया तो vf बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगी, गलती हो रही है कि 1 सेकेंड, vf यहाँ पे है uv और यहाँ पे 2fv, यहाँ पर है fu ना, देखिए सॉरी यहाँ पर fu है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर कितनी बचेगी, uf, सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों तो कैंसिल हो गई। अब देखिए प्लस वाले को एक साइड और सारे माइनस वाले को एक साइड भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा uf और फिर vf। अब ये देखिए 2vf माइनस vf, तो 1vf बचेगा, तो लास्टली बच रहा है vf प्लस uf। ओके, या u है, ध्यान दीजिएगा, ओके uf। अब लास्ट में आपका रिजल्ट बचा है vu इक्वल्स टू vf प्लस uf। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाय ubf, यानी दोनों तरफ ubf से भाग देने पर। तो यहाँ पे भाग दीजिए, तो देखिए vu बटा vuf, इधर चलिए uf बटा vuf, फिर लिखिएगा vf बटा vuf और लास्ट में जब रिजल्ट आ रही है आपके पास, कैंसिल करोगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल, तो 1 बाई f, यहाँ पर आपकी f और u कैंसिल तो 1 बाई v, और यहाँ पर ये दोनों को कैंसिल करोगे तो बचेगा 1 बाई u। लास्ट का रिजल्ट हमको आया कि 1 बाई b प्लस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई f, एंड दिस इज योर मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। ये हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज का ख्याल रखोगे कि जब भी इस फॉर्मूले को लगाया जाता है तो साइन के साथ पुट करेंगे, v का वैल्यू, u का वैल्यू, f का वैल्यू। हाँ, एक चीज देखिए, हमेशा गलती क्या होती थी, जैसे 10th क्लासेस में हमेशा इस बात की गलतियां हो जाती थी, और शायद आप वहां पे अच्छे से नहीं सीख पाए हो, तो यहाँ भी गलती हो जाएगी। देखिए इसके पहले वाले प्रॉब्लम जब हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वेग निकाल रहे थे प्रतिबिंब का, तो वहां भी हमने एक चीज बोला आपको कि जिसके बारे में पता करना है उसका साइन हम नहीं पुट करेंगे, जो दिया है उसका साइन पुट करेंगे, जो नहीं हमको निकालना है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, उसको पुट नहीं करेंगे। वो खुद आंसर आपका जब आएगा तो प्लस आएगा तो आपका माना हुआ सही है, माइनस आएगा तो आपका माना हुआ गलत है। ओके, और माइनस प्लस से आप अपने डायरेक्शन को बता सकते हो कि आपतित किरण की दिशा में है कि आपतित किरण के विपरीत है। ओके, देखिए जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें हम एक जब भी जैसे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे 1 2 3, तो आपको ना
प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी, कैसे हमको इमेज को रखना है, कैसे ऑब्जेक्ट को रखना है, कैसे इमेज डिस्टेंस को रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखना है, मैग्निफिकेशन क्या होती है। बट हम यह सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम थ्योरी को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ प्रॉब्लम 2-3 क्लासेस करके जितना इससे प्रॉब्लम रिलेटेड है सारा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। तो ऑलवेज चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f एंड ऑल द वैल्यूज शुड बी पुटेड विद साइन। जितनी भी वैल्यू हैं सभी को साइन के साथ पुट करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट दैट शुड नॉट बी प्लेस्ड विद साइन। मतलब जो आपको निकालना है उसे साइन के साथ पुट नहीं करेंगे, वह खुद निकल के चला आएगा। और इसके लिए जो क्वेश्चंस होंगी ऐसा करेंगे कि एक हम क्वेश्चन दे देंगे आपको और खुद से ट्राई कीजिएगा और उसको एक वीडियो में अच्छे से उसको सारे को डिस्कशन कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ से आपको नई चीजें जाननी है तो थोड़ा यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में एक क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और जनरली IIT JEE जितने भी अच्छे एग्जाम है उसका फेवरेट टॉपिक यानी कह सकते हो कि मिरर फार्मूला से रिलेटेड यही फेवरेट टॉपिक बन जाती है। अब चलते हैं क्या पूछा जाएगा। जैसे देखिए, जब आप 10th क्लासेस में पढ़ते थे तो आवर्धन का नाम सुने होंगे, मैग्निफिकेशन, और वहां पर भी हम लोग भी निकाला करते थे, आप लोगों ने भी निकाला होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और लास्ट में जो फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन m = हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। तो सबसे पहले तो यह जानेंगे कि -v/u कैसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। ओके ना, मैग्निफिकेशन हमें बताना क्या चाहती है। आफ्टर इट थोड़ा और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे मैग्निफिकेशन कितने प्रकार की होती है। जैसे 10th क्लासेस में एक प्रकार की पढ़नी थी, आपके 12th का जो है 12th में केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया था तो सेकंड टाइप से पूछ दिया था, बट आवर्धन 4 प्रकार की होती है और वो हम चारों प्रकार का पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, और इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, स्मॉल m से। अब देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो मैग्निफिकेशन = होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एक तो इसका रूल है कि मतलब ठीक है ये फॉर्मूला होता है, बट हमने देखा था 10th क्लासेस में कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ठीक है, यानी कि यह प्रतिबिंब की दूरी और यह क्या है, वस्तु की दूरी। तो ये तो हम जानते हैं, बट इसको सबसे पहले देखेंगे कि आ रहा है कैसे। ओके, अच्छा अब इसके बारे में कुछ अच्छी पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। ए पॉइंट हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बट हमेशा ध्यान रखें। जैसे ये सबसे पहले क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को साइन के साथ पुट करना। और साइन के साथ कैसे पुट करोगे, तो मानते हैं कि यह प्रधान अक्ष है PA, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो इसके ऊपर की जो दूरी होगी उसको प्लस और नीचे की दूरी होगी उसको माइनस। यानी कि पहले सुन लीजिए कि यदि हमारी वस्तु प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी ऊंचाई को प्लस साइन के साथ पुट करेंगे, यदि वस्तु प्रधान अक्ष के नीचे है तो उसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। उसी तरह से प्रतिबिंब यदि प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। ओके, और वहां से हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकल के चला आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। देखिए मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले क्या देखे थे कि जो m है वह हाइट का रेशियो है, अनुपात है। और अगर इसका मात्रक मीटर है, इसका मात्रक मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल, इसका मतलब इसकी कोई भी मान नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो डायमेंशन नहीं है और न ही यूनिट है, नो डायमेंशन नो यूनिट, मतलब इसकी ना तो कोई मात्रक है, सॉरी इकाई है, न ही कोई मात्रक है, न तो डायमेंशन है न कोई यूनिट है।
ओके, अब देखिए, और इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया है जहां से आपको यह सीखना था कि देखिए अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा आपको, इतना बड़ा, देखते ही आपको डर लगने लगेगा कि अरे तो क्वेश्चन एक मिनट के अंदर हो ही नहीं सकता, और वहां आपसे पूछा जाएगा कि आवर्धन का वैल्यू बताइए, और आवर्धन का वैल्यू बताइए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा। और ऑप्शन देखिए कुछ किस तरह से थे, तो ऑप्शन कुछ इस तरह से होगा, 4 मीटर, 3 मीटर, और यहाँ पे रहेगा मान लेते हैं 2, और यहाँ रहेगा कुछ और ले लेते हैं 2.3 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, निकालना है आवर्तन। यदि आप यहाँ छोटी सी पॉइंट जानते हो तो तुरंत ऑप्शन में जाओगे और देखोगे अगर किसकी यूनिट नहीं है, अगर इसकी यूनिट नहीं है मतलब आंसर तो इसी को होना है, तो बिना चेक किए आंसर निकल जाएगा 1 सेकंड के। अब चलते हैं डायमेंशन को थोड़ा समझते हैं कि डायमेंशन कितने प्रकार की होती है, सॉरी डायमेंशन ही, आवर्धन कितने प्रकार की होती है। मैग्निफिकेशन, ओके, अब देखिए मैग्निफिकेशन कितने प्रकार की होती है, उससे पहले एक और चीज प्रूव कर लेते हैं। देखिए माना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी है, और यहां से जैसे ही लाइट रे जाती है फोकस से गुजर के कहीं कट जाएगी, और एक लाइट रे यहां से भेज दीजिए पोल पे, और ये जाकर के कहीं एक दूसरे से कट जाएंगी। यहाँ पर एक दूसरे को मैच कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर बी डैश है और यहाँ पे ए डैश, सॉरी यहाँ पर बी डैश है और यहाँ पर क्या बनेगी ए डैश, सही है। और ये कौन सी मिरर है, अवतल दर्पण है। अब देखिए आपको पता है कि जब आपतित किरण दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो फोकस से गुजरती है, और अगर कोई भी आपतित किरण ध्रुव से गुजरती है तो जितने कोण से गुजरती है उतने ही कोण से प्रवर्तित होकर निकल जाती है बाहर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल है, इसका नाम P है। देखिए जरा दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ A और B है, और यहाँ पर है क्या B डैश और A डैश, सही है। अब देखिए तो जरा पहले इस ट्रायंगल को देखिएगा, यह एंगल 90 डिग्री तो यह भी एंगल 90 डिग्री, यह एंगल थीटा तो यह भी एंगल क्या है थीटा। इसका मतलब जो एंगल बचा हुआ है वह भी एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। हमको क्या पता चलता है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल A'B'P एक दूसरे के सिमिलर है, और जब ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है। अब जरा सा देखोगे कि यह वस्तु है और यह ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और पोल से इमेज और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABB एंड A'B'P आर सिमिलर, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'B'P एक दूसरे के समरूप है, तो समरूप है तो साइड का रेशियो सेम होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो A' B' बटा AB, A वाली साइड तो A वाली साइड, ओके, उसका A वाली साइड तो A वाली साइड का रेशियो, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं B'P बटा BP। और देखिए तो A'B' यह प्रतिबिंब है क्या, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, और AB क्या है तो वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई लिखते हैं HO, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ देखिए B'P, यह B डैश है और यह P है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं V बोलते हैं। अब देखिए अब जरा सा देखोगे फिर से देखिए BP, तो यहाँ P है यहाँ B है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ E से रिप्रेजेंट कर दिए, सही है। अब आप साइन पुट कर लीजिए, तो देखिए जरा वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है तो उसको प्लस साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन है। प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे है तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं E और D का साइन, तो देखिए हमारी आपतित किरण इधर की तरफ जा रही है
और हम ध्रुव से कहाँ आ रहे हैं, पीछे की तरफ, वस्तु की दूरी भी पीछे और प्रतिबिंब की दूरी भी पीछे, इसका मतलब दोनों को नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। देखिए इसको हम नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। ओके, अब जरा सा सबको सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच रहा है क्या, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई u, और यहाँ का माइनस साइन, और इसी को उधर भेज देते हैं तो होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। और आपको पढ़ाया गया है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यह फॉर्मूला आता है कि मैग्निफिकेशन और आवर्धन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू v बाई। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आवर्धन के बारे में जानते हैं कि आवर्धन कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन कितने प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है लैटरल, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कितना टाइम, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब देखिए जरा, थर्ड है, इसका हिंदी है एंगुलर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अब देखिए एंगुलर का मतलब है कोणीय आवर्धन, और इसका है सतही, यानी कि आपको इस 4 प्रकार की मैग्निफिकेशन पढ़नी है। हम लोग 10th क्लास में फर्स्ट टाइप पढ़ते थे, और आपके आईएससी के एग्जाम में ए वाला टाइप से तो क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये पढ़ के अगर केवल हो तो समझो कि थोड़ा चांस बनता है यहाँ से ही पूछे, बट अच्छे एग्जाम में इन चारों में कोई आवर्धन पूछ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, इमेज दे देगा, और आपको पूछे कि बताइए मैग्निफिकेशन आवर्धन का मान कितना होगा, जिसमें आपको निकालना होगा लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, एंगुलर और सुपरफिशियल। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से चारों आवर्धन को पढ़ लेना है, और जैसे ही चारों आवर्धन को पढ़ लोगे तो आपको एक ब्रीफ कह सकते हो कि अच्छा नॉलेज हो जाएगा आवर्धन के बारे में, और किसी प्रकार की इससे जब क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते। अच्छा, इससे रिलेटेड जितने ही प्रॉब्लम होंगे, इसमें जितने टाइप के प्रॉब्लम, और साथ ही साथ हम लिंकेज प्रॉब्लम करेंगे, जितने भी लिंक के प्रॉब्लम हो सकते हैं मैकेनिक्स से, और कह सकते हो आपकी सबसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आईएससी या किसी भी एग्जाम में ना, जैसे ही चैप्टर लिंक होगा तो आपकी मैकेनिक्स से लिंक होता है, पीछे वाले जो चैप्टर से लिंक होगा, लाइट, मॉडर्न, सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स से लिंक करेंगे। और साथ ही साथ ना अगर आपको लिंकेज क्वेश्चन करनी हो, अच्छा लगता है तो आप बताएं, तो वहां से हम आपसे लाइट के क्वेश्चन ले जाएंगे आपके करंट में। इलेक्ट्रोस्टैट आपने कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लिया होगा, वहां से रिलेट किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म से रिलेट किया जा सकता है। रिलेट करके पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन बनाने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और साथ ही साथ एक ही बार 2-2, 3-3 चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। और बिना प्रॉब्लम बनाए, अगर आप चाहते हो कि सारी थ्योरी हमें याद रहे, तो थ्योरी रटने से तो कभी याद नहीं रह सकती, आपको समझना होगा, और साथ ही साथ इस पे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर दैट ये सारी कॉन्सेप्ट आपको फील हो जाएगी, हाँ इससे ऐसे होता है, इस पे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अदरवाइज होता है क्या है, गलतियां क्या होती है कि लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, सारी चीजें हमको समझ में आ गई, बट जैसे ही एग्जाम में जाओगे तो लगे कि आ रहा है, सब चीज आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, बट आपको निकालते हो कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। इसके लिए
आपको करना क्या चाहिए कि क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप जो है ना बुक में मुझे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो लिंकेज क्वेश्चन, तो हम ऐसा करते हैं कि लिंकेज क्वेश्चन कुछ हम बना करके कहीं कहीं सोर्स से उठा करके आपको पीडीएफ बना करके या तो यहाँ पर दे देंगे या तो ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, आपको जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे थ्योरीज में दिक्कत नहीं होंगी। हाँ, एक चीज मेरी थोड़ी सी वही प्रॉब्लम है कि मैं 10th वाली जो चीज है उन्हें फास्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो चीज आपसे पूछी अब नहीं जाएगी, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। यदि देखो, यदि आप 12th के बच्चे हो या बीएससी या कर सकते हो, आपके इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तो आपसे इतना तो उम्मीद ही किया जा सकता है कि आपको 10th की चीजें आती है, 10th अच्छे से पढ़े हो। तो वही सारी चीजें हैं कि अब हम 10th पूरी तरह तो नहीं पढ़ाएंगे। ओके, तो ठीक है, इसके बारे में क्योंकि टाइम तो बच नहीं रहा है इस लेक्चर के लिए, तो अगले लेक्चर में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या क्या हमें पढ़नी है। तो जैसे ही आवर्धन खत्म कर लेंगे तो हमको पढ़नी है कटिंग ऑफ मिरर। उसके बाद मतलब दर्पण को काट दिया जाए बीच से, टू थर्ड वन थर्ड, तब क्या हमारे प्रतिबिंब पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन मतलब दो मिरर को जब आपस में जोड़ दिया जाए, उनके बीच वस्तु रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनती है। उसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, जैसे हम समतल दर्पण में पढ़े कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, उसी तरह से पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण। उसके बाद कुछ ग्राफ्स पढ़ लेंगे, और ग्राफ पढ़ने के बाद जो भी छोटी सी और कुछ पॉइंट्स बची होगी उन सारी को कवर अप करके हम पूरी तरह से परावर्तन को यानी रिफ्लेक्शन को खत्म कर देंगे। ओके, तो बी कंटिन्यू, बी फोकस एंड थैंक यू।